तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने कॉस्टिंग के कंप्लीट किए हैं, जो हर एक चैप्टर हमारे पास ऑलमोस्ट 10 नंबर के लिए आ सकता है एग्जाम्स में। दैट मीन्स कि हमने ऑलरेडी 50 मार्क्स की कॉस्टिंग कंप्लीट कर ली है। और आज हम आप लोगों के सामने आए हैं एक और बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, और जो अगेन हमारे पास एग्जाम में 10 नंबर के लिए देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये चैप्टर सिर्फ कुछ फॉर्मूलोज पे बेस्ड है, और वो फॉर्मूले भी हम बहुत ज्यादा आसानी तरीके से समझने वाले हैं, कोई भी याद करने या रटने की जरूरत नहीं है। हम प्यार से बहुत आसानी से समझ लेंगे और उनके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करेंगे, जिसके बाद हमारे पास ये चैप्टर बहुत ही प्यारे तरीके से, आई गेस मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब यार, चलो चीजें मान के चलो, मान लो मैं आज तक 10 यूनिट्स बना रहा था। जो अमाउंट मुझे 11वें यूनिट बनाने के लिए खर्च करनी पड़ेगी उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। तो आप बोलोगे, अमित भाई सुनो ना, हमारे पास हमने आपने सबसे इंट्रोडक्टरी वाले चैप्टर में जो पढ़ाया था, उसमें आपने बोला था हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत अच्छे भाई, तो क्या कहना चाहते हो? तो अमित भाई, आपने ये भी बोला था वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हर प्रोडक्ट के साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है। ठीक है भाई, ये भी मैंने मान लिया। तो क्या कहना चाह रहे हो? तो अमित भाई, हम ये नहीं बोल सकते कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी? यार शानदार, तूने दिमाग तो बहुत बढ़िया लगाया है। देखो, हम अपने सीए इंटर में, हमारे सीए इंटर में आईसीआई ने पूरा माना है कि फिक्स्ड कॉस्ट हम हमेशा फिक्स्ड ही लेके चलते हैं, मतलब चेंज नहीं होने वाली है। इसीलिए सीए इंटर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम इस चैप्टर में जनरली वेरिएबल कॉस्ट भी समझ सकते हैं। तो बहुत 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 ज्यादा सही दिमाग लगाया। तो देखो, द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट और वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। चलो बहुत आसान। कैन वी से मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट? यस, एज पर सीए इंटर का सिलेबस, बिकॉज वी कैन कंसिडर दैट फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास सीए इंटर में चेंज नहीं होती है। चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल, हाँ ये बात कह रहा है कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस। अभी हमने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ना पूरा का पूरा खेल वेरिएबल कॉस्ट का होता है। हम फिक्स्ड कॉस्ट को ना गोली मार के चलते कि यार तू तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं ना, इतना नालायक मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू है ही नहीं मेरा बेटा। तो वो कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट भाई तू है ही नहीं, तू हमसे मिलता ही नहीं है, तू मेरे बराबर है ही नहीं। मार्जिनल मतलब जो चेंज होता है, फिक्स्ड बोलते हैं यार फिक्स्ड तो तू चेंज ही नहीं होता, तो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है, चलिए एक ना बहुत प्यारी सी कंसेप्ट हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। कैसे हमने आज तक क्या किया यार, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करी, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है, क्योंकि हमने कॉस्ट को दो पार्ट में तोड़ा है ना, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड कॉस्ट, तो एक नया टर्म आने वाला है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। अमित भाई कंट्रीब्यूशन, ये देखो जल्दी से देखो। हाँ, अगर हम सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये देखो, अगर मैं ये कंट्रीब्यूशन गायब कर दूं तुम्हारे सामने, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट बन जाता है ना। बात तो वही पड़ी, लेकिन क्योंकि यहां पे हमने वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करके चले हैं, इसीलिए हमने यहां पे बीच में एक टर्म लेके आया है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस पता है क्या होता है? मैं फिर से आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, क्या कि अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी बनाई ना, ऐसी बढ़िया चीज बनाई कि हर एक वर्ड में उसका मतलब छुपा दिया। अमित भाई इसका मतलब सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट में ना तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉफिट के तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है अमित भाई, एक हमारा कॉस्ट, चलो ये भी समझ में आता है क्योंकि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट हमारे पास प्रॉफिट आता है, लेकिन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करते तब टोटल प्रॉफिट पता चलता है ना। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। कौन सा? एक हमारा सेल्स प्राइस, एक हमारा कॉस्ट प्राइस,
और एक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मतलब हमारी वॉल्यूम। तो ये तीनों चीजें हमेशा हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। और कैसे अफेक्ट करती है ये हमें सीवीपी एनालिसिस समझाता है। तो सीवीपी एनालिसिस क्या हुआ, मतलब ऐसा एनालिसिस ऑफ द सेल्स कॉस्ट एंड वॉल्यूम विच अफेक्ट्स आवर प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। बात खत्म, बहुत ज्यादा सही। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ प्रॉफिट गेट्स अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द थ्री, इनमें से कैसे हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा प्यारे। अब जो हमें इस चैप्टर में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझने हैं। अमित भाई आपको कभी रटाने पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि मेरा है ना, मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि यार ये देखो, सी इंटर में ना हमारे पास बहुत आसान फॉर्मूलेज है, एक या दो टफ फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आसान फॉर्मूले को भी रट के जाओगे ना यार तो बात नहीं बनती, फिर सीए फाइनल कैसे हैंडल करोगे, वहां पे तो टफ फॉर्मूलेज आते हैं। इसीलिए यहाँ पे कम से कम आसान फॉर्मूल्स को ना हम समझ के चलेंगे। चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। तो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, एक हमारे पास है कंट्रीब्यूशन, एक पीवी रेशियो, एक बीईपी, एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेल्स, इंडिफरेंस पॉइंट और शटडाउन पॉइंट। बहुत अच्छे। चलिए, तो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बोलता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अमित भाई अभी आपने बताया कि कंट्रीब्यूशन को हम सिंपल लिख सकते हैं कि सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर इसका दो गेम होता है। अगर मैं सेल्स प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। हाँ अमित भाई समझ में आया। मैं टोटल सेल्स में से टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छे। मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। हामिद भाई बहुत ज्यादा अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। अब प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, एक चीज बताओ, हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में हम किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अमित भाई आपने अभी बताया कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को तो इंपॉर्टेंस देते नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा अच्छे। तो पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, तो प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन बाय हमारा सेल्स। बात खत्म है अमित भाई क्या। हाँ, अगर जो हमारी कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय सेल, देखो प्रॉफिट पर जो प्रॉफिट निकालते थे ना कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है, बस वही चीज है कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है। बात खत्म, इसी को पीवी रेशियो बोलते हैं। है अमित भाई, तो दो तरीके से नहीं बोल सकते अपन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल्स पर यूनिट वो भी वही, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल से डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स तब भी हमारे पास आ जाएगा। एग्जैक्टली आ जाएगा, जरूर आएगा। तो एक चीज बताओ मेरे को ना, बहुत प्यारी सी चीज बताओ यहाँ पे जल्दी से, कि ये देखो कंट्री बाय सेल्स, ये आ गया मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, चलो एक चीज बताओ, अगर मैं सेल्स, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करता हूं तो उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं ना। हामिद भाई जरूर बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, बस मैंने उसको ब्रेक किया है। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ अमित भाई जरूर लिख सकते हो। तो क्या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो लिख सकता हूं। हाँ, तो मैं पीवी रेशियो को क्या लिख सकता हूं, पीवी रेशियो को लिख सकता हूं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो लिख सकता हूं। आप लोगों को दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे। लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया। क्या अमित भाई, कौन सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो। लिख सकता हूं, बहुत अच्छे लिख सकते हो, बहुत सही, बहुत ज्यादा सही। अब जल्दी से हम आते हैं हमारे पास अगले टॉपिक पे। देखा कितना प्यारा आसान फॉर्मूला था। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे अगले वाले और बहुत ही ज्यादा प्यारे और बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूले पे, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन। एक चीज बताओ यार आप लोग मेरे को ना, जल्दी एक चीज बताओ। ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक चीज बताओ दोस्तों मेरे को यहाँ पे, ये देखो इसी फॉर्मूले को ना, अब इसी से हम सब कुछ समझते हैं। अगर मान लो मेरी सेल्स है 100 रुपीज, ठीक है अमित भाई, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज,
ठीक है अमित भाई, 70 रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन। अब बताओ मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर 70 हो जाएगी तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0। बस आप आ गए बीईपी पे। मतलब अमित भाई आपने क्या बोला? मतलब बीईपी, एक तो सबसे पहले समझते हैं ना, बीईपी हमारे पास यूनिट्स या अमाउंट होती है, ठीक है, समझ में आया। चलो, ये बोलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरी प्रॉफिट 0 होने वाली है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं अमित भाई, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा सही, चलो चलो चलो, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको मैं कंट्रीब्यूशन लिखता हूं वापस, ठीक है अमित भाई, लिख दो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर यहां पे मेरा प्रॉफिट, अब बताओ इस वाले फॉर्मूला के थ्रू अगर मेरा प्रॉफिट 0 है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मेरा प्रॉफिट 0 है, तो 0 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मेरे कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी? बहुत ज्यादा अच्छे, एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सही। अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हो अपनी समझने के लिए, पर हम रिवीजन में है तो हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। चलिए, इट इज दैट अमाउंट ऑफ सेल्स जहां पे कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, कोई लॉस नहीं हो रहा, और इसको यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, अमाउंट में भी लिख सकते हैं। तो यूनिट्स में कैसे लिखेंगे? अगर यूनिट्स में लिखना है अपने को, एक चीज बताओ, अपन ने क्या बोला था, बीईपी में मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होती है फिक्स्ड कॉस्ट के, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी बराबर होती है मेरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत ज्यादा सही। ये मैं लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई आप जरूर लिख सकते हो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स या बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय मेरा कॉन्ट्री पर यूनिट? क्या ये मैं लिख सकता हूं? एकदम लिख सकते हो, बस अपना फॉर्मूला सॉल्व, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। अपन को फॉर्मूला के डेरिवेशन याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ मेन फॉर्मूला। तो अगर बीईपी को हमसे पूछे यूनिट्स में कितना होता है, तो सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यही कोई हमसे पूछे कि यार ये अमाउंट में कितना होता है, अमाउंट में निकालने का अपने पास दो तरीका है। बीईपी आपसे पूछेगा तो यूनिट्स में या तो अमाउंट में। अमाउंट में निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, बात खत्म। या फिर अब बीईपी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इसी चीज को बस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझ में आया? कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत आई इस फॉर्मूले में? बीईपी यूनिट्स अपन ने निकालना सीखा, यही अमाउंट में बोलेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या फिर बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत ही ज्यादा प्यारा था। अब हमारे पास ऑलमोस्ट बस एक ही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच गए, उसके बाद इस चैप्टर के ही फॉर्मूला खत्म, कुछ भी नहीं, पूरा चैप्टर खत्म। अब अपने पास अगला आता है, बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको कहते हैं? यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, ये देखो, ये मान लो ये है हमारे पास, ये हमारी टोटल सेल्स है। यहां पे आधे पे आके, मान लो यहां पे आके मेरा ब्रेक इवन हो जाता है। मतलब मान लो मैंने टोटल, ये देखो यहां पे मैं ऐसे समझाता हूं, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? बहुत ही सही। मान लो मैंने टोटल 100 यूनिट्स बेची, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं 60 यूनिट्स बेचता ना तो मेरा बीईपी हो जाता, मतलब अगर मैं 60 यूनिट्स तक बेचता तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था। तो जो भी यूनिट्स मैंने बीईपी के ऊपर बेच दी वो मेरा एमओएस हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मैं कितनी ज्यादा सेफ पोजीशन पे चल रहा हूं, मतलब अपनी बीईपी से कितना ऊपर जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा अच्छे। समझ में आया? मैं अपने ब्रेक इवन में क्या होता है, ब्रेक इवन में मेरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, मतलब मैंने अपनी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर ली, ठीक है। अब जो भी मैं बेचूंगा वो मेरा प्योर मक्खन एकदम प्रॉफिट आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो सारी रिकवर कर ली है कंट्रीब्यूशन से पहले ही बीईपी के लेवल तक। अब मैं जो भी बेचने जा रहा हूं उसमें मैं जितना भी कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा वही मेरा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी पहले ही बैलेंस हो गई ना। बहुत ज्यादा अच्छे। चलो,
तो मतलब अमित भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि बीईपी के ऊपर जितनी भी यूनिट्स अपन ने बेची है वो हमारा एमओएस हो जाएगा। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो अमित भाई ये निकालेंगे कैसे? अपने पास ना निकालने का बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। एक तो जो मैंने अभी मुंह जवानी बोल दिया, क्या, जितनी यूनिट्स मैंने बेची है टोटल माइनस बीईपी यूनिट्स कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा एमओएस का यूनिट्स। या फिर जितनी अमाउंट ऑफ सेल्स मैंने करी है, अमाउंट ऑफ सेल्स मैंने करी है माइनस बीईपी सेल्स कर दूंगा, तो मेरे पास एमओएस सेल्स आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा ना? समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आई? समझ में आई? बहुत 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 ज्यादा अच्छा। तुम इतने तेज बच्चे हो यार, क्या मेरे पास भी इंटर में दिमाग होता है इतना अच्छा तो अपन ऑल इंडिया रैंक 1 ही ले आते। ओह रह गए यार अपन। चलो ये देखो, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बीईपी यूनिट्स। एक बात बताओ, हम बीईपी में क्या करते थे? बीईपी जब निकालते थे तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन करते थे। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ अपने को प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देना है, और नीचे अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर देंगे। बात खत्म। दोनों सेम फॉर्मूले थे कि नहीं? बीईपी में अपन ने क्या किया? बीईपी यूनिट्स निकालने के लिए अमित भाई आपने फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन किया पर यूनिट, एमओएस की यूनिट्स निकालने के लिए प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, यही चीज बीईपी की अमाउंट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, एमओएस की अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। बात खत्म, बात खत्म। एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकला और अपन ने यू सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा मस्त। अब देखो यहां पे ना एक ट्रिक चीज है। क्या? सबसे पहला अपन ने बीईपी तो समझ लिया, फिक्स्ड कॉस्ट अपन फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। एक बात पता है आप लोगों को, कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कैश फिक्स्ड कॉस्ट वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हम एक्चुअली कैश में खर्चा कर देते हैं। मतलब अमित भाई एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा खर्चा तो नहीं है, वो तो नोशनल एक्सपेंसेस है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, एक्चुअल खर्चा नहीं, वो नोशनल एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट में से ऐसा नोशनल फिक्स्ड कॉस्ट हटा दे तो जो फिक्स्ड कॉस्ट बचती है ना उसको कहते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट। और उसको जब डिवाइड करते हैं हम पीवी से या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो जो बीईपी निकलता है वो हमारा कैश बीईपी निकल जाता है। बात खत्म। क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछ सकता है, पूछता ही है, कभी कभी का बात डाल देगा आपको। क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क दैट इफ वी वांट टू अर्न। अब एक चीज एक और, बीईपी में ही एक और चीज, मान लो क्वेश्चन पता है कभी कभी आपको क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि यार मेरे को ना फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, प्लस मेरे को 1 लाख रुपए का ना प्रॉफिट भी कमाना है, अब मेरी बीईपी बताओ। कभी भी अगर क्वेश्चन लिख दे कि मेरे को मिनिमम प्रॉफिट इतना चाहिए ही, अब मेरी बीईपी बता, तो बस कुछ नहीं करेंगे, उस फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वो हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे। बात खत्म। डिवाइड बाय उसी से करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो से। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या छोटे? समझ में आया क्या? क्या बात है। चलिए बहुत सही। तो कभी भी अगर क्वेश्चन हमें बोले कि यार मिनिमम प्रॉफिट भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो कुछ मत करना, बस फिक्स्ड कॉस्ट में इतना मिनिमम प्रॉफिट ऐड करके आ जाना। बहुत ज्यादा सही। अब तीसरा पॉइंट बोलता है, पता है कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसे कंफ्यूज करेगा? क्वेश्चन दे देगा, मान लो एडमिन ओवरहेड, और मान लो दे देगा सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। एक सेकंड, ये आप लोगों के स्क्रीन के बाहर चला गया होगा। आ गया? बढ़िया। ये क्या बोलेगा ना हमारे पास, ये बच्चे पता है क्या गलती करके आ जाएंगे? देखो ये 10 के यूनिट्स में, ये 20 के यूनिट्स में। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? हमेशा ऐसे अपने को कंफ्यूज करने के लिए देगा। आप पता है क्या सोचोगे? यार अमित भाई ने पता है क्या बोला था? अमित भाई ने बोला था कि जो भी अपने पास अमाउंट फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड है, दोनों सेम है, तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। कराए ना गलती। मैंने बोला था फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो टोटैलिटी में कभी नहीं बदलती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट कभी नहीं बदलती। समझ में आया? ये देखो पर यूनिट नहीं बदल रही, तो ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, और ये टोटैलिटी में अगर देखोगे
तो एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ किया है, 30 के 20 के में आएगा यहाँ पे, एक सेकंड, 30 के डिवाइडेड बाय 20 तो ये 1.5 आएगा, हाँ सॉरी, हाँ। अब फिक्स कॉस्ट वो होती है जो टोटलिटी में नहीं बदलती। यहाँ पे आई मेरी टोटल 30 के फिक्स्ड कॉस्ट और यहाँ पे भी आई 30 के फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ऊपर वाली नहीं। समझ में आया? मैं यही बोला, चेक विच कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड विच कॉस्ट इज वेरिएबल ऑन टोटलिटी बेसिस, पर यूनिट के बेसिस पे मत करके आ जाना। वैसे आप लोग नहीं करके आओगे, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी मैंने लिखने के लिए लिख दिया यार कि ठीक है, मेरे दोस्त कभी गड़बड़ ना कर जाए, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट, इसके बाद आई गेस बीईपी का पॉइंट खत्म हो जाएगा। बीईपी का पॉइंट हाँ ऑलमोस्ट खत्म है। कभी कभी पता है क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज करेगा। आप बोलोगे अमित भाई क्या करेगा, कि अपने को दे देगा 2 यूनिट्स दे देगा, बोलेगा कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, अब बीईपी निकालो। तो अपन पता है किस चीज में दिक्कत करेंगे, अपन बोलेंगे अमित भाई आपने मेरे को बताया था बीईपी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अपना क्या, आपने बताया था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है मेरे भाई, मैंने यही बताया था आपको। अब अमित भाई अगर 2 यूनिट्स हैं मेरे पास, 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है। हाँ मेरे भाई अलग अलग हो सकती है। इस केस में बीईपी कैसे निकालेंगे, इस केस में बीईपी बहुत आसानी तरीके से निकलेगा। क्या, बस कुछ नहीं, वेटेड एवरेज कर देंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि जो हम यूनिट्स बनाते हैं ना वो किस रेशियो में बनाते हैं। मान लो हम ए बनाते हैं 30%, बी बनाते हैं 70%, ऐसे दे देगा, ठीक है। फिर बोलेगा अपने को बीईपी निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको इंटू 0.3 कर देंगे, जो बी का कंट्रीब्यूशन आएगा इंटू उसको 0.7 कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। बात खत्म। ये देखो, इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस मोर देन 1 प्रोडक्ट, तो वेटेड एवरेज कर दो वहां पे, बात खत्म। अगर कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स ऑफ ए, अगर ऐसे वेटेड एवरेज कुछ नहीं दिया है तो वेटेड एवरेज कर दो। अगर रेशियो दिया है कि हाँ यार मैं इस रेशियो में बना रहा हूं तो रेशियो कर दो, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अपन, आराम से अपन से बन जाएगा, बहुत ज्यादा सही। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आई, अगर अपने पास पहले से ही स्पेसिफाइड परसेंटेज दे देगा कि यार इसका इतना बनाते हैं, इसका इतना बनाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप हो गया। और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, मतलब परसेंटेज वेट नहीं दिए हैं, तो अपन वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगा के, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा सही। अब ये 2 पीरियड क्वेश्चन है जो अपने पास थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, और बस अपन ऑलमोस्ट खत्म करने वाले इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी। पता है एक 2 पीरियड वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कभी कभी क्या करेगा ना, हमारे पास 2 पीरियड दे देगा, बोलेगा एक 2021 है, एक 2022 है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको दे सकता है। ये देखो मैंने लिख दिया है, ये ट्रिक आप लोगों को बता दिया। अगर लिखे ना अमित, कोई पूछे आपसे तो बता देना अमित भाई ने आप लोगों को ट्रिक बताई है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अगर क्वेश्चन में 2 पीरियड दिए हैं और दोनों को सेल्स दी हुई है, अपने को सेल्स दी हुई है, दोनों की सेल्स दी हुई है, तो पीवी रेशियो निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे पीवी रेशियो? अमित भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपने अपने को बताया था। पीवी रेशियो अपने को क्या बताया था अमित भाई? पीवी रेशियो आपने बताया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। तो यहां पे वही करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट, या फिर इसको कंट्रीब्यूशन भी लिख लो, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, बात खत्म। यही चीज कर देंगे। अगर दूसरा पॉइंट हो सकता है जिसमें अपने को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दी हुई, को इस साल इतनी यूनिट्स बिकी, इस साल इतनी यूनिट्स बिकी, तो अपन कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते? कंट्रीब्यूशन निकालने का अपने पास क्या तरीका था? अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आती थी। तो कुछ नहीं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, बात खत्म। सेम चीज कर देंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और अगर टोटल ही कॉस्ट दी हुई हो तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। याद है ये अपन ने कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वही सेम फॉर्मूला उठ के आया हो।
आप लोगों को बस ये 3 चीज समझना है कि ये 3 हमारे पास केस दे सकता है अगर 2 पीरियड का केस दिया तो, और इसमें से कोई ना कोई एक डाटा मिसिंग कर देगा और बोलेगा यार अपने को आप निकाल के दिखाओ, तो अपने आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आया? अगर हमारे पास हमें क्या देगा, अगर सेल्स दी हुई है 2 टाइम की, अपने को सेल्स दे दी, बोलता है ईयर 1 की सेल्स और ईयर 2 की सेल्स दी हुई है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं उससे पीवी रेशियो। कैसे? डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द सेल्स। अगर अपने को अलग अलग यूनिट्स दी हुई हैं, दोनों साल में अलग अलग यूनिट सोल्ड, तो अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंस इन द प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ठीक है। अगर दोनों की टोटल कॉस्ट दी हुई है दोनों साल में, तो अपन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंस ऑफ द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द यूनिट्स। बात खत्म। बहुत ज्यादा सही, समझ में आया? बहुत 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 ज्यादा अच्छे। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनडिफरेंस पॉइंट। गाइस देखो, हम बहुत ज्यादा स्पीड अप में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज ही और कुछ भी नहीं है, और इसलिए इसमें कुछ भी ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। अगर आपको तेज लग रहा हो तो आप थोड़ा सा स्लो स्पीड पे देख सकते हैं। जल्दी से ये कवर करते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। अमित भाई अपने को याद आ रहा है, आपने इनडिफरेंस पॉइंट में बोला था क्या कि इनडिफरेंस पॉइंट जनरली ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मैं 2 सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार ये लूं या ये लूं, क्योंकि दोनों की टोटल कॉस्ट मेरी हमेशा बराबर आती है। बहुत ज्यादा सही। यही चीज यहां पे भी है। इनडिफरेंस पॉइंट देखो, मेरे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन में बोलते हैं ना कि यार इसकी वेरिएबल कॉस्ट, एग्जांपल दिया है क्या मैंने? नहीं, चलो नहीं दिया। मान लो मेरे पास यहां पे 2 एग्जांपल देता है, ठीक है, केस 1, केस 2। इस केस में बोलता है ना कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है, इस केस में बोलता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए है। लेकिन इस केस में बोलता है कि पहले वाले केस में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में बोलता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट मतलब इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल या फिक्स्ड नहीं, या वेरिएबल या फिक्स्ड नहीं, टोटल कॉस्ट, मेरी दोनों टोटल कॉस्ट दोनों सिचुएशन में सेम टू सेम आ जाए। है अमित भाई? हाँ देखो, वो कैसे निकालते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, पहले ये समझो, फिर यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। इनडिफरेंस पॉइंट सेम, कौन सा? वही वाला फॉर्मूला जो वेरिएबल कॉस्ट वाला भाई अपन ने ऊपर देखा था। क्या? डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। है अमित भाई? हाँ देखो, पिछले वाले में दोनों अपने पास क्या थी केसेस? एक में था 5 लाख रुपए, एक में था 4 लाख रुपए, और डिफरेंस कितना था? 3 रुपए और 2 रुपए। ठीक है अमित भाई, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। तो चलो मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊं। ये देखो, इसको ब्लैक से लिखते हैं। केस 1 था, केस 2 था। इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 2 रुपए, इसकी थी 3 रुपए, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 5 रुपए, इसकी थी 4 रुपए। यही था ना? चलिए, अगर अब मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इंटू 1 लाख, इसकी भी इंटू 1 लाख। ये हो जाएगी 5 और 2 7 लाख, ये हो जाएगी 4 और 3 7 लाख। मतलब इनडिफरेंस पॉइंट ऐसा नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट दोनों सिचुएशंस में बराबर आ जाए। और वो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सही। अब यहां पे ना क्वेश्चंस में आपको बोलेगा कि यार मेरे को ना वो लेके दिखा, मेरे को बोलेगा कि मेरे को मेरे पास 3 ऑप्शंस बता, मैं कौन से लूं। इनडिफरेंस पॉइंट मान लो मेरे पास आ गया 100 यूनिट्स का, तो यहां पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर कंपनी जो इनडिफरेंस पॉइंट हमारा आया है उससे कम बनाती है, उससे कम बनाती है, तो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट लो होगी ना, जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट लो होगी ना, ठीक है, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट लो होगा, वो वाला अपन ओपिनियन में चले जाएंगे, वो वाला केस चूज कर लेंगे। और अगर हम अपने इनडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो वो वाला ऑप्शन चूज करो जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब अगर मैं ज्यादा बनाना चाह रहा हूं तो वो वाला चूज करो जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। मैं कम बनाना चाह रहा हूं तो वो वाला चूज करो जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम है। बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा सही। शट डाउन पॉइंट के बाद अपना क्वेश्चन करने अपन स्टार्ट करने वाले हैं। शट डाउन पॉइंट में क्या बोलता है पता है? शट डाउन पॉइंट ना एक बहुत छोटा सा केस है। शट डाउन पॉइंट बोलता है, यार कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा बिजनेस में बोलते हैं यार
धंधा अभी अच्छा नहीं चल रहा, अभी ग्राहक नहीं है यार, अपना मंदी का टाइम चल रहा है, कुछ टाइम के लिए बंद कर दे क्या? क्या कुछ टाइम के लिए बंद कर दे क्या? इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। हम पूरा इस पूरे चैप्टर में यूनिट्स 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 ही पढ़ रहे हैं। शट डाउन पॉइंट भी हमारा यूनिट्स ही है, मतलब कितने यूनिट्स अगर अपन बना रहे हो या उससे कम बना रहे हो तो हम वहां पे अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहेंगे। इसके लिए ना तीन तरह की सबसे पहले कॉस्ट समझो। एक होती है अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या? जो मैं बंद कर दूंगा अगर अपना बिजनेस तो मेरे को नहीं लगने वाली। जैसे मान लो मैं रोज दुकान में सफाई करता था, ठीक है, एक सफाई करने वाला आता था, वो 20 रुपए मेरे रोज के लेके जाता था। अब अगर मैं दुकान बंद रखूंगा तो वो नहीं आएगा, मेरे से 20 रुपए नहीं लेगा, ये मेरी अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, है ना। दूसरी अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो, मान लो मैं अपने बंदे को, जैसे फिक्स्ड वर्कर है मेरा, मैं उसको दे रहा हूं, अगर मैं दुकान बंद रखूंगा तब भी उसको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे को उसके जैसे ना भरोसे वाला आदमी नहीं मिलने वाला दोबारा। ठीक है, इसको कहते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अमित भाई शटडाउन पॉइंट किसको बोलेंगे? हमारी अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस रीओपनिंग कॉस्ट। रीओपनिंग कॉस्ट क्या? रीओपनिंग, जैसे मान लो आपने बहुत दिन तक दुकान बंद रखी थी, अब आपने रीओपन किया तो रीओपन करने के लिए कुछ खर्चे वर्चे लगे होंगे, साफ क्वेश्चन में दिया ही होगा, उसको रीओपनिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो रीओपनिंग कॉस्ट माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आया क्या? शटडाउन पॉइंट मतलब कि अगर, शटडाउन पॉइंट मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से नीचे यूनिट मेरी सेल हो रही है ना, तो मेरे को दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं। कौन सा पॉइंट? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस रीओपनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कौन सा? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस रीओपनिंग की यूनिट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात खत्म। समझ में आया? डन। इतने प्यारे से फॉर्मूले से बस अपने फॉर्मूले खत्म। इसके बाद देखो कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको? कोई फॉर्मूला नहीं। इसके बाद अपना चैप्टर ही खत्म है, सिर्फ एक पॉइंट है उसके बाद। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन एक बार रिवाइज करें, अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, जल्दी से करते उसके बाद, ताकि अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते। ठीक है, चलो मेरे भाई जल्दी जल्दी कर लेते। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था? कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन था। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, हमारा पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। बीईपी क्या होता है? बीईपी मतलब हमारी ऐसी यूनिट्स जहां पे मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाता है और मेरी प्रॉफिट जीरो होती है। तो इन यूनिट्स कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन अमाउंट कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एमओएस, अमित भाई एमओएस आपने बताया ना कि मैं बीईपी लेवल से जितनी ज्यादा यूनिट्स बेच रहा हूं ना, या जितनी ज्यादा अमाउंट की सेल कर रहा हूं, वो मेरा एमओएस हो जाता है। एमओएस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अमित भाई आपने बताया प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेम टू सेम बीईपी की तरह, बस वहां पे फिक्स कॉस्ट था। प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स आ जाएगा, और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हमारा अमाउंट आ जाएगा। बहुत मस्त। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट, एक केस में टोटल कॉस्ट दूसरी केस में सेम है। कब? जब इसकी वेरिएबल कॉस्ट और इसकी वेरिएबल कॉस्ट अलग है, और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट अलग है। तो एक ऐसा अमाउंट ऑफ यूनिट्स निकालो जहां पे इसकी टोटल कॉस्ट और इसकी टोटल कॉस्ट सेम हो जाए। बहुत ज्यादा सही। शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे जिससे कम अगर मैं बना रहा हूं या बेच रहा हूं, तो यार अमित भाई बंदी कर दो दुकान। कौन कौन सी? सिर्फ एक चीज याद रखनी, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस रीओपनिंग का कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आसान था, खत्म किया ना अपन ने। देखो अपन ने आधे घंटे के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट खत्म कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देखें। आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए, इंडियन कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, मान लो वो करना चाह रही है, स्टैब्लिश सब्सिडरी करना चाह रही है। एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स है 40,000 रुपए की। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे। 40,000 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड सेल्स है, यूनिट्स अपने को पता चल गई। मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बोलता है परसेंटेज ऑफ द, इस मार्जिनल चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अपने को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग करके चलनी है, तभी तो अपना कंट्रीब्यूशन आएगा। बोलता है ये मटेरियल की पूरी कॉस्ट वेरिएबल है। लेबर बोलता है 80% वेरिएबल है, तो मतलब 1,01.5 इंटू 80% मेरा वेरिएबल हो जाएगा, और 20% मतलब कि 1,20,000 मेरा वेरिएबल है, और यहाँ पे 30,000 मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, 92,000 का 60% मेरा क्या है? 92,000 का मेरा 60% वेरिएबल है, बाकी मेरा फिक्स्ड है। एडमिन का 35% मेरा वेरिएबल है, बाकी मेरा फिक्स्ड है। तो अब अपने को क्या बोला है? बोलता है यहाँ पे एक चीज बताओ, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस पर बॉटल। ठीक है, मैं निकाल लूंगा। अगर मेरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10% है, मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए ऑन सेल प्रोसीड्स इन भूटान। चलो एक चीज बताओ, अपना सेल्स कैसे निकलता है?
सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैसे निकलता है? अपने को प्रॉफिट चाहिए ना, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे कहीं सेल्स दिया नहीं, सेल्स ही अपने को निकालने बोला है, तो ये सेल्स को एक्स मान लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स मतलब 0.1x। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने इसकी फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने इसकी फिक्स्ड कॉस्ट तोड़ के निकाल ली होगी, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों की तोड़ के निकाल दी होगी अपन ने, वेरिएबल कॉस्ट वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर बोलता है एक और चीज है क्वेश्चन में, बोलता है कि 8% ऑफ द सेल प्राइस, अपन कमीशन भी देने वाले हैं, एक और वेरिएबल कॉस्ट छुपी हुई है माइनस 0.8 ऑफ सेल प्रोसीड्स, ये भी यहाँ छुपा हुआ है 0.08x, ये भी छुपा है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अपने पास x निकल के अपने हाथ में आ जाएगा। क्वेश्चन इसने नीचे सॉल्व किया हुआ होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ है, देखो मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अपन फटाफट रिवीजन वाले में है। ठीक है गाइस, चलिए अगर आपको मैं अपन पॉइंट से समझ लेंगे पूरे का। चलिए बहुत सही। अगला पॉइंट क्या बोला? अगला पॉइंट क्या बोला? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, assumption that सेल प्राइस इज 14 रुपीज पर बॉटल। बहुत ज्यादा अच्छा, अपन को दे ही दिया है, बोलता है 14 रुपीज ये है। ये एक अलग केस था। अब यहाँ पे प्रॉफिट भूल जाना, यहाँ पे प्रॉफिट वाला ध्यान मत देना अपने को। बोलता है 14 रुपीज मेरा पर बॉटल है। अगर सेल प्राइस मेरा 14 रुपीज है तो कमीशन कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 8% आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। सेलिंग प्राइस है मेरा 14, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो आई मेरी एक, इसकी 18%, इसकी 80% और इसकी 60%। ठीक है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी यूनिट्स की? 40,000 यूनिट्स की। तो पर यूनिट निकाल लूंगा मैं, पर यूनिट निकाल लूंगा अपनी। तो पर यूनिट निकालने के बाद सेलिंग प्राइस माइनस एक ये वेरिएबल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो अपन ने यहाँ पे निकाली है माइनस कर दूंगा, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आते ही अपने को क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे मतलब इसका 20%, 92 वाले का 40% और इसका 40 का 65%, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आ जाएगा हमारे पास क्या? आ जाएगा हमारे पास यूनिट्स में। और यही इसी को अगर पीवी रेशियो से कर देंगे, पीवी रेशियो क्या अमित भाई आपने बताया? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आई थी अपनी, सेल्स पर यूनिट 14 दिया हुआ है, बस पीवी रेशियो आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम आ जाएगा बीईपीएल अमाउंट। देखिए फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं घुमाया मैंने। कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, अपन सिर्फ पॉइंट समझते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। ये देखो इसने x माना था, x माना था, x मान के सॉल्व करके निकाला है। अब यहाँ पे जल्दी से आते हैं। A company has 3 factories in north, east, south. Head office in Mumbai. Management has received the following. Actual overhead है, अंडर या ओवर दिखाया अपने पास कि अंडर या ओवर बजट अपन कितना चल रहा है। ये ना सेम टू सेम 2 पीरियड का ना क्वेश्चन की तरह इसको समझ के बनाओ। अमित भाई मतलब ये देखो मैंने क्या बोला था, एक ये पीरियड मान लो, एक पीरियड ये मान लो। ये बोलता है कि ओवर या अंडर बजट है, मतलब अपन ने 1100 किया, सॉरी जो कि अंडर बजट है, तो एक्चुअल कितना होना चाहिए था? एक्चुअल होना चाहिए था 1500। अपन ने 1450 किया जो कि ओवर बजट है, तो बजट अपना कितना रहा होगा? 150 रुपए ज्यादा ही कमा लिए, तो अपन को कमाने कितने थे? 13। अपन ने 1200 कमाए हैं, 200 कम कमाए, कमाना कितना चाहिए था? 1400। समझ में आया? यही चीज यहाँ पे देखो, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। कैसे? हमने 135 कमाया और अभी भी मैंने 180 रुपए कम कमाए, तो मुझे कितने कमाने चाहिए थे? 315। मैंने 210 कमाए हैं, जिसमें से 90 रुपए ज्यादा कमा लिए, तो कमाने कितने चाहिए थे मेरे को? 120। मैंने 330 कमाए हैं पर अभी भी 110 कमाए हैं, तो मेरे को कमाने चाहिए थे 440। अब ये देखो 2 पीरियड क्वेश्चन की तरह मेरे पास सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अमित भाई आपने बताया अगर 2 पीरियड वाले क्वेश्चन में कभी भी अपने पास सेल्स दिया हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? अपन निकाल सकते हैं इसमें सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं क्या? अपन निकाल सकते हैं हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स। तो बस डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है? 315
माइनस 135, डिफरेंस इन सेल्स क्या है 1500 माइनस 1100, ये आ जाएगा मेरा पीवी रेशियो। तो गाइस अब हमसे मांगा है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के बस क्या करना पड़ेगा, देखो ये चीज समझो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है अमित भाई, बात मानी आपकी मैंने। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है अमित भाई, आपकी ये बात मानी मैंने। फिक्स्ड कॉस्ट को लिख सकता हूं मैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अमित भाई हाँ, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट लिख सकता हूं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को मैं और क्या लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू सेल्स, ऐसे लिख सकता हूं ना, सेल से ही डिवाइड किया, सेल से ही मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू सेल्स माइनस प्रॉफिट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस प्रॉफिट। बस इस क्वेश्चन में उसने यही किया। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाला, पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस प्रॉफिट, बात खत्म। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस चैप्टर में कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये चीज याद रखनी है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो भी मांगा है ना, आप सॉल्व करके यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने पास, अपन फटाक से इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास ब्रेक इवन सेल्स बोला है, तो ब्रेक इवन सेल्स इस भाई ने ये नहीं बोला कि यूनिट्स में निकाल के दो या अमाउंट में निकाल के दो। ठीक है सर अमित भाई, ये तो इसने नहीं बोला, तो अपन क्या करेंगे, तो अपने पास सबसे प्यारा डेटा कौन सा अवेलेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो अवेलेबल है। अपन ने पीवी रेशियो निकाला था, सॉल्व करके आ जाओ, बात खत्म। सबका पीवी रेशियो निकाला तो सॉल्व करके आ जाओ, बात खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन, ये देखो बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। सोल्ड इतना यूनिट्स बेचा मैंने, ठीक है, यूनिट्स अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 375, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 175 दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 180 एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ इतना। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने वेरिएबल कॉस्ट दिए ना। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर अमाउंट टू 3,50,00,000 रुपए, ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1.5 लाख रुपए। देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स। अपन को ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला है, बीईपी निकालने बोला है, इन क्वांटिटी निकालने बोला है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास, 200 रुपीज। ठीक है, बोला है कैश बीईपी निकालने, तो ठीक है, बस कुछ नहीं, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट अपन कैश वाला ले गए, 350 माइनस 150, 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 200 रुपए, हो जाएगा, बात खत्म। कैलकुलेट द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 175 बाय 375, पीवी रेशियो भी आ जाएगा अपना। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स दैट, अब ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 25 लाख रुपीस। अमित भाई अपन को याद आ रहा, आपने बोला कभी भी अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि अपने को ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे अपनी प्रॉफिट इतनी होनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 3,50,00,000 रुपए, प्लस उसमें 25 लाख रुपए जोड़ दो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि है 200 रुपए, बस अपने पास बीईपी आ जाएगा। कंप्यूट द सेल्स लेवल अचीव एंड, अच्छा सेल्स लेवल टू अचीव, टू होना चाहिए यहाँ पे, क्या मेरे टाइपिस्ट भैया ऐसे मत करो, टू अचीव एन आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ 25 लाख रुपीज, अज्यूम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 40%। एक तो अपन को सीधा सीधा बोलता था, ठीक है, कि यार अपन सीधा सीधा प्रॉफिट दे देता 25 लाख रुपए, यहाँ पे इसने पंगा कर दिया, बोलता है कि 40% टैक्स भी लगेगा, उसके बाद अपनी प्रॉफिट आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे अपने पास आफ्टर टैक्स 25 लाख रुपए दिया हुआ है, बस ये देखो, ये देखो डिजायर्ड ईबीआईटी अपन निकाल लेंगे। अपन प्रॉफिट जो निकालते थे, क्या करते थे अपन, क्या बोलते थे, अपने को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स कर लो, यहाँ पे आफ्टर टैक्स दिया है, बोलता है मेरे को 25 लाख का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स कितना चाहिए, तो 25 लाख का प्रॉफिट है मेरा 60%, क्योंकि 40% तो मैंने टैक्स दे दिया ना। चल एक चीज बताओ, देखो ये चीज देखो, मान लो मैंने x रुपए का प्रॉफिट कमाया, मैंने 40% टैक्स दे दिया,
और 60% बचा लिया। बोलता है ये जो 60% है ना, ये 25 लाख रुपए है, तो एक्स कितना होगा? 25 लाख डिवाइडेड बाय 60%। बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तो ऐड करके निकाल दो, बात खत्म। दैट्स इट। इतना छोटू सा पिद्दू सा क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहिए और बनाओगे तो फटाक से बन। चलिए जल्दी आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बहुत ज्यादा सही। अब याद आ गया वो वाला क्वेश्चन जहां पे अमित भाई ने क्या बोला था कि अगर एक कंपनी एक से ज्यादा यूनिट्स बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन वगैरह या पीवी वगैरह कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं दिया होगा तो वेटेड एवरेज, और अगर परसेंटेज दिया होगा तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अपन 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एस टी यू, परसेंटेज है 35%, 35%, 30%। बोलेगा इसमें आपको इस क्वेश्चन में कि बीईपी निकालो सबका, एक या तो बोलेगा सिंगल अलग अलग निकालो और एक साथ निकालो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। इसी प्रोडक्ट मिक्स के लिए मेरे को निकाल के दो पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये देखो सबकी जो कंट्रीब्यूशन है पहले ये निकालो। देखो 300 माइनस 150, 150, 400 माइनस 200, 200, 300 माइनस 150, 150, सबकी निकल गई। यूनिट्स कितनी कितनी बिक रही है? कुछ भी दिया अपने पास? अपने पास दिया है 64 लाख। पता है कितनी चालाकी से इसने काम किया है? ये देखो बोलता है कि अपन ने 64 लाख रुपीस का बेचा है प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सही। सेल्स मिक्स दिया, सेलिंग प्राइस भी दिया है, बस खत्म। ये देखो अमित भाई कैसे 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 किया? बोलता है अपन ने 64 लाख रुपीस बेचा है इस रेशियो में, 2:1:1 के रेशियो में। मतलब क्या पता है? इसकी मैंने सेल करी होगी, डिवाइड बाय 4 करते तो 16 लाख आ जाएगा। इसकी मैंने 32 लाख रुपीस की सेल करी है, इसकी मैंने 16 लाख रुपीस की, इसकी मैंने 16 लाख रुपीस की सेल करी है। सेल को मैंने 2:1:1 की रेशियो में बांट दिया। अब सेल्स आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, तो यूनिट्स भी आ जाएगी। यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। 32 लाख डिवाइडेड बाय 300, 16 लाख डिवाइडेड बाय 400, 16 लाख डिवाइडेड बाय 300, अपने पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएगी। अब क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ गई तो टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल सकता है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो अपने पास निकल ही गया है। हाँ, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकल गया है अपने पास। बस टोटल कंट्रीब्यूशन बता देंगे माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता देंगे, अपने पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बोलेगा अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज बोलेगा यहाँ पे, बोलेगा कि अपने को ब्रेक इवन सेल्स निकाल के दिखाओ। तो आप बोलोगे अमित भाई ब्रेक इवन सेल्स तो क्या है अपने पास? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर बोलता है ब्रेक इवन सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो रखेंगे 18 लाख, लेकिन कंट्रीब्यूशन किस रेशियो में? 150 इंटू 50% प्लस 200 इंटू 25% प्लस 150 इंटू 25%। ये हो जाएगा मेरा 18 लाख डिवाइडेड बाय 150 का 50 से करेंगे 75 प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50, और 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 75 पर डिवाइड कर देंगे 37.5। ये देखो ब्रेक इवन सेल्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सबका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है ना यार सबका। हाँ, कंट्रीब्यूशन 150 है, 200 है, 80 है, और अपने को निकालना है इसका बीईपी। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे भाई साहब ने निकाला है, इसमें यूनिट्स में मांगा है या किस में मांगा है यार? ये तो अपन ने देखा ही नहीं। कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़ 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 गड़बड़। अपन ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली, यहाँ पे इसने सेल्स बोला है तो कुछ नहीं करा। सबकी पीवी रेशियो निकाल दो, पीवी रेशियो निकाल दो और इस रेशियो में वो कर दो, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो सबकी पीवी रेशियो को। देखो यहाँ पे निकाला होगा सबकी पीवी रेशियो, पीवी रेशियो सबकी निकाला है। ये देखो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो आ गया 50%, 50%, 50, तीनों की 50% है। इस रेशियो में तोड़ दो, 25, 12.5, 12.5, 50% आ गया। बस 18 लाख डिवाइडेड बाय 50%,
ये आ जाएगा मेरा बीईपी सेल्स, बात खत्म। अब बोला है ना इसने एक यहाँ पे देखो बोलता है कि अब इसने चेंज भी किया होगा, बोलता है ठीक है यहाँ पे कंप्यूट द पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, बस ये रहा एग्जिस्टिंग के लिए हमारे पास ये रहा, और प्रपोज्ड के लिए बोलता है कि बाद में हम ये चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में ये हो जाएगा, बात खत्म। कुछ भी नहीं किया अपन ने, इतना ज्यादा सिंपल था, इतना ही ज्यादा सिंपल था। बस मेरे को ये पॉइंट समझाना था कि अगर 3-4 प्रोडक्ट एक साथ दिए तो बीईपी कैसे निकलती है, बाकी चीजें तो फॉर्मूले पे बन जाएंगी। चलो पॉइंट नंबर 5 बोलता है एसके हमारा भाई इंगेज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर्स, ठीक है 1.5 लाख किसने सेल करी है, सेलिंग दे दी, यूनिट्स दे दी, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस इज इतना, द कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द प्रॉफिट टारगेट टू 350 लाख रुपए। अभी हमारे पास कितना आ रहा है देखिए एक बार, 150 लाख रुपए का हम बेच रहे हैं, टोटल सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 850 लाख रुपीस, और एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है 3400 रुपए। अच्छा प्रॉफिट नहीं 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 नहीं, ये देखो इंडिकेट प्रॉफिट ऑफ 150 लाख, अभी मेरा 150 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और सेल्स वॉल्यूम है इतना, तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है कितना 350 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा क्या कितना 150 लाख, वेरिएबल कॉस्ट मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। चलो आप लोग निकाल लोगे इसको बहुत प्यारे तरीके से। अब इसमें क्या बोलता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इतना, अब कंपनी बोल रही है कि यार मैं इसको 350 रखना चाहती हूँ, रख ले भैया तुम्हारी मर्जी, अपन कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, ये 850 है सॉरी, 350 में इसको रखना चाह रही हूँ, ठीक है। बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अभी एग्जिस्टिंग लेवल पे, आराम से निकाल देंगे अपन फॉर्मूला से। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन या फिर फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट। ये चीज देखो बोलता है कि हम कितनी यूनिट्स बेचें, कुछ नहीं करना अपने को, अभी क्या दिया हुआ है, अब भाई इससे अभी अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, ये वाले पहले वाले तरीके में क्या निकली थी वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकलेगी 1400 निकलेगी। चल कुछ मत करो, यहाँ इंटू एक्स यूनिट्स मान लो, 1400 इंटू एक्स यूनिट्स मान लो, ये तो उतनी रहने वाली है, प्रॉफिट मेरा 350 लाख हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना अपने को, क्या 2000 एक्स माइनस 850 लाख इज इक्वल टू 350 लाख, और 2000 एक्स इज इक्वल टू 850 को उधर ले जाओ, 903 1200 लाख रुपया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1200 लाख डिवाइडेड बाय 2000, 0.6 लाख मतलब 60,000 यूनिट्स अपने को बेचनी है, बात खत्म। अब बोलता है ये वाला समझ में आया पॉइंट, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा स्लो कर लेना बस आप। प्रॉफिट विथ 15% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस एंड ड्रॉप इन द सेल्स वॉल्यूम बाय 10%, फिर से और कुछ नहीं किया, वही एक चीज पता है, वही सेम चीज का रोना पीटना करके अपने को सेम फॉर्मूला बार बार दोहराता है। अब क्या बोला पता है, अब किस चीज के लिए रो रहा है, बोलता है प्रॉफिट 15% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, अभी मेरी 3400 थी, अब बोलता है मेरी हो जाएगी प्लस 15% में, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी मेरी। बोलता है ड्रॉप इन द सेल्स वॉल्यूम बाय 10%, जितना मैं बेच रहा था उसका 10% गिर जाएगा। मैं कितनी यूनिट्स बेच रहा था 50,000, अब मैं बेचूंगा 45,000, बस वेरिएबल कॉस्ट मेरी 1400 आई थी इंटू 45,000, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 850 लाख थी ही, प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। Volume to be achieved to earn the target profit and revised selling price as calculated above if a reduction of 8% in the variable cost and 85 lakh fixed cost charges envisaged, सेम टू सेम जैसा अपन ने ये तीनों पार्ट किए हैं, चौथा पार्ट वैसा ही है, कुछ नहीं। इसमें पता है क्या बोलता है, अपने को वो वॉल्यूम बताओ जहां पे अपने पास एक फिक्स टारगेट अपन अर्न करने वाले हो, ठीक है अमित भाई आपने बोला था जैसे ही फिक्स टारगेट की बात हो फिक्स कॉस्ट प्लस वो टारगेट वाला बात उठा लेना, ठीक है भाई मेरे भाई उठा लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी 850 लाख थी ही, मेरे को वॉल्यूम ऑन अ टारगेट प्रॉफिट एट रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन अबव इफ अ रिडक्शन ऑफ 8% इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड 85 लाख फिक्स्ड कॉस्ट चार्जेस इन्वेसाइज्ड, कुछ नहीं 850 लाख है प्लस अब मेरी बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है, और बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट के प्राइस हो गए 8% गिर गए और
टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट एज एट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कैलकुलेटेड इन अबव। यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट निकाला था ना, वो प्रॉफिट अपने को चाहिए, प्लस वो वाला प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देंगे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बस इसलिए चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस चेंज हो गया है। बात खत्म। क्वेश्चन आप देखोगे तो आराम से बन जाएगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। इसके बाद बोलते हैं सिक्स्थ वाला ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज के लिए, एक पॉइंट के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे। ब्लैक की प्राइस है 20, व्हाइट की प्राइस है 30। काले गोरे में भेदभाव करता है। तेरी देखता हूँ मैं तेरे को, रुक जा। फॉलोइंग सेल्स स्ट्रेटेजी हैज बीन आउटलाइन। बोलता है सेल्स मेरी 81 लाख रुपीस होगी, ब्लैक की वाइट की 54 लाख रुपीस होगी। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, नहीं सेलिंग प्राइस बोलता है, ये देखो फटाक से करें, ठीक है चलो। सेल्स 81 लाख 54 लाख, सेलिंग प्राइस इसकी बोलता है 10% गिर जाएगी, 18 हो जाएगी, इसकी 20% गिर जाएगी, इस भाई साहब की हो जाएगी 24 रुपीज। चलो, ब्रेक इवन इज प्लान्ड एट 70% ऑफ द टोटल सेल्स। बीईपी क्या दिया हुआ है, 70% ऑफ सेल्स, ठीक है, अपने को लिखा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी मेंटेन एट 8,26,000, 8,26,000 का मेरे को ब्लैक का प्रॉफिट, इसका 745 200 का प्रॉफिट मेंटेन करके चलना, मैं कर लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिस वुड बी पॉसिबल अगर मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो अभी एक की 22 लाख है, दूसरे की 20 है, टोटल मतलब 42 लाख है, वो है, उसमें से कुछ ना कुछ मैं कम करके चलूं। मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कि अपनी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को कम करनी है। बोलता है कितनी कम करनी है वो निकाल दो, और नंबर ऑफ द यूनिट्स निकालना है, वो करना है, बस 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 बस, बस, बस। मतलब भाई साहब अपने को ये कहना चाह रहा है कि मेरी सेलिंग प्राइस है 18 रुपए, सेल्स है मेरी 81 लाख। मैं किसी एक की बताता हूं, चलो ब्लैक की ही बता देता हूं। तो यूनिट्स मेरी कितनी हो जाएंगी, यूनिट्स सोल्ड मेरी 4,50,000, 4.5 लाख, ठीक है, बहुत अच्छे। अब 4.5 लाख पे मेरा बीईपी बोलता है, बीईपी इज इक्वल टू 70% ऑफ द सेल्स। 70% ऑफ द सेल्स हो गया, बात खत्म। ये देखो बीईपी मेरा 70% दिया हुआ, इतना मेरा बीईपी हो जाएगा। अब बोलता है मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है नई वाली, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे अपन आराम से नई वाली। क्यों, क्या इसमें क्या दिक्कत आने वाली है अपने को। ये देखो प्रॉफिट अपने को इतना रखना है, और अपन ने आराम से पढ़ा था कि किसी भी चीज के लिए सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने पास है, प्रॉफिट इसमें से क्या क्या अपने को फिक्स कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट है, सेल्स है मेरे पास, हाँ सेल्स है मेरे पास, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट बस निकालनी है ताकि मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट मेरी पता चल जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही। ये देखो कुछ भी अपने को इसमें से दिया हुआ है, देखे क्या, आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या 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 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बीईपी अगर दिया हुआ है 70%, तो एक पता है क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ हो गई, हमने हमसे ही लिखने में हो गई, ये 30% होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा हमारे पास 30%। अगर बीईपी 70% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम और कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन जैसे ही आ गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो अपन को वेरिएबल कॉस्ट अपने हाथ में आ जाएगी। इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट निकली, और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट निकली उस ऊपर वाले फॉर्मूले में डाला, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी सॉल्व। ये देखो अपने पास सेलिंग प्राइस था, अपने पास वेरिएबल कॉस्ट यहाँ निकाल दी, अपने पास प्रॉफिट था, बस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, डन 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 डन, कोई टेंशन नहीं। अब पॉइंट नंबर 7 देखो गाइस, अपने को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बस क्वेश्चन को पॉज करो और थोड़ा सा स्लो करके देखो। मैंने पॉइंट सारे हाईलाइट कराए हैं, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करे क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए आइए अब पॉइंट नंबर 7, अब प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर। इसका प्रोडक्ट मिक्स दिया हुआ है, ठीक है भाई, एम बनाता है इतना, सेलिंग प्राइस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इफ द कंपनी डिसकंटिन्यूज प्रोडक्ट एम। लो इसका तो बेमतलब का डाटा दे दिया भैया, काम का ही नहीं दिया अपने को, हटा। बोलता है रिप्लेस इट विथ ओ, अब ओ बनाना चाह रही है भैया, इसके 9,000 बनाना चाहती है,
सेलिंग प्राइस इज 18 रुपये और ये है 9 रुपये और फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 रुपये। तो भैया अमित भाई आपने ना बताया था अपने को कि जब भी अपने को ब्रेक इवन पूछे दो प्रोडक्ट वाले केस में और कुछ भी नहीं दिया अपने को, तो कैसे वेटेड एवरेज कॉन्ट्री निकाल देंगे। वेटेड एवरेज कॉन्ट्री कैसे निकलेगा? इसका है 11:30, 11:30, 10:30 है, 10:30, 10:30, हाँ 10:30 है। तो 10.5 इंटू 18K प्लस 9 इंटू 9K डिवाइडेड बाय 27K, ये अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो पीपी निकल जाएगा अपना। ये आप लोगों की समझने के लिए बीच बीच में अपने को आसान क्वेश्चन दे दिए ताकि आप बोलो कि अमित भाई कोई टॉपिक अपन ने मिस नहीं किया हो। और कुछ भी तो नहीं मांगा अपन ने, कुछ अपन गलत तो नहीं निकाल के आ गए भैया। ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट हाँ, क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने? ये देखो इसकी 3 यूनिट से 2:1 के रेशियो में बन रहा है, ठीक है। लेट टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन। कहाँ से बेमतलब क्यों इतना करना? कंट्रीब्यूशन 10.5 से 9.5 है, इज इक्वल टू 15,000 रुपये हो जाएगा। 30T इज इक्वल टू 15,000 रुपये। अपने को फाइंड क्या करना था? फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इफ द फिक्स्ड कॉस्ट डिसकंटिन्यू। अपन ने वही तो किया है यार, देखिए क्या एक बार अपन, चलो देखते जल्दी से। फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स अगर टोटल को निकालनी है अपने को, अच्छा अपन टोटल में निकाल के आ गए, यहाँ पे पर यूनिट बोल रहा है। तो अगर 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 पर यूनिट बोला है ना कि पर यूनिट निकालने के लिए, अगर टोटलिटी में निकालने बोलेगा तो अपन क्या करके आएंगे? टोटलिटी में निकालने बोलेगा अपने को तो टोटलिटी में कैसे निकलेगी? अपने पास निकाला था अपन ने कैसे, 10.5 इंटू 18K प्लस 9 इंटू 9K डिवाइडेड बाई 27K किया था। टोटलिटी में निकालने बोलते तो 15,000 डिवाइडेड बाई ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता इसको डिवाइड कर देते। पर बोला है कि हर एक यूनिट का निकालो कि इनका कितना यूनिट्स बनने वाली है, तो ठीक है वैसे निकाल देंगे, टी मान लेते हैं उसको। तो इस यूनिट पे क्या हो जाएगा, 15,000 जो हो जाएगा, मेरी कंट्रीब्यूशन बराबर आ जाएगी। इसकी कंट्रीब्यूशन है 10.5 इंटू टी प्लस इसकी है 9 इंटू टी, बात खत्म। लेकिन 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 ये उसके 2 टाइम्स बन रहा है, कौन सा, हमारा एन वाला, तो 2 इंटू इतना कर देंगे, बात खत्म। ये हो जाएगा अपना 10.5 और 10.5 बीच में 21 और 9 30T, 30T इज इक्वल टू 1500, 15,000, T इज इक्वल टू 500 यूनिट। बस इसकी 500 बनेगी, उसकी 1000 बन जाएगी। टोटलिटी में नहीं, यहाँ सिंगल सिंगल में पूछ लिया अपन ने, सिंगल सिंगल में निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट डाटा फॉर 3 अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग द क्लरिकल वर्क फॉर द केसेस ब्रॉट बिफोर ए बी सी। या तो मैं इस तरीके से कर लूं, या तो मैं इस तरीके से कर लूं, या तो मैं इस तरीके से कर लूं, ठीक है भैया तीनों तरीके हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड इंटरप्रीट रिजल्ट। इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है, तो ये देखो ऑक्यूपेंसी अपने को 15-15 हज़ार रुपए की दी है, ठीक है अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है इतना, लेबर का इतना, 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 इतना। अपने को बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के दो, तो अपन क्या निकालेंगे? अपन को इंडिफरेंस पॉइंट अगर निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, बस। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है भाई साहब में? कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी और ए के बीच में निकालते हैं, ए एंड बी के बीच में 30,000 बाय ये आ जाएगा 140 और 240, है ना। 240 माइनस 140 100,
अपन कुछ मिस किया, अपन ने कुछ मिस किया, अपन ने कुछ मिस किया, अपन ने कुछ मिस किया। अच्छा क्या यार अमित भाई, साफ साफ सामने लिखी हुई चीज नहीं दिखती। ये ऑक्यूपेंसी आवर्स नहीं दिया हुआ, मैं क्यों इसको आवर्स समझ रहा हूँ, ये भी रुपीज ही दिया हुआ है। वही तो मैं बोल रही यार, इसकी जीरो कहाँ से आ जाएगी, ये सब रुपीज है। तो इस भाई का टोटल है 15,000, इसके 15 5 20 और 45,000, और इस भाई के हैं 1,00,000, 1,00,000 10 और 10 25, 1,25,000। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं निकालूंगा इन डिफरेंस पॉइंट तो आएगा 45 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 140 और 240, ये है 45 माइनस 30 30 30 सॉरी 30 30, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 240 माइनस 140 100, मतलब 30, 300 रुपीज आ गया। तो अगर मतलब 300 यूनिट, सॉरी 300 यूनिट्स, अगर 300 यूनिट्स ए और बी के बीच की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 300 यूनिट से कम बनाता हूँ तो मैं कौन सा चूज करूँगा, जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो। किसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अगर मैं 300 यूनिट से कम बना रहा हूँ तो मैं ए चूज करूंगा, अगर ज्यादा बना रहा हूँ तो मैं बी चूज करूंगा। चलो सेम चीज बी और सी के बीच में करके देखो, सेम चीज अपन बी और सी के बीच में करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय, कितना फर्क है 40 और 140, ये भी 100 का ही है 80, मतलब 800। तो बी और सी में अगर मैं 800 से कम बना रहा हूं तो क्या चूज करूं, जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है ये बी, और ज्यादा 800 से ज्यादा बनाना तो सी चूज करूं। और ए और सी के बीच में वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अपन एक बार निकाल के देख ही लेते हैं। ए और सी के बीच में क्या आएगा, 1,25,000 में से 15 से 1,10,000, और यहाँ 40 माइनस 240 200, 550। 550 से कम बना रहा हूँ तो ये चूज करूंगा, और ये बना रहा हूँ तो ज्यादा बना रहा हूँ तो ये चूज करूंगा। एक चीज बताओ, मेरे पास अब 3 रिजल्ट निकले। 300 से अगर मैं कम बना रहा हूं तो मैं चूज करूंगा ए, ठीक है। 300 से ज्यादा बना रहा हूं तो मैं चूज करूंगा बी। 800 से कम बना रहा हूं तो मैं चूज करूंगा बी। 800 से ऊपर बना रहा हूं तो मैं चूज करूंगा सी। 550 से कम बना रहा हूं तो मैं चूज करूंगा ए। मैं तो वैसे ही ए कर रहा हूं, लेकिन बी बीच में आ जाता है तो बी ही रहेगा। तो अपने पास क्या बात खत्म होगी, अपने पास बात खत्म होगी कि अगर मैं 300 से कम बनाता हूं तो मैं ए चूज करूंगा। 300 से लेके कितना 799 तक बना रहा तो बी चूज करूंगा, और बाकी के लिए अपन सी चूज कर लेंगे। दैट्स इट, बात खत्म। If the present case load is 600 cases and it is expected to go by 850 cases in the near future, present case load, case load, case load, case load कुछ दिया है क्या? 600 cases and it is expected to go 850 cases in the near future, select the most appropriate consideration. अगर बोलता है अभी मैं 600 बना रहा हूं और बाद में बोलता है 850 बना रहा हूं तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो ये देखो आंसर क्या है इसका। प्रेजेंट केस लोड इज 600 इस बीच में फॉल कर रहा है तो मैं इतना ही बनाऊंगा, और बोलता है कि अगर मैं उससे ऊपर जा रहा हूं तो मैं सी बनाऊंगा। बात खत्म, डन, सॉल्व। अपने पास 9th पॉइंट आ रहा है। 9th पॉइंट में क्या पूछा है, कंपनी हैज अ फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ 4,50,000 विद अ सेल्स ऑफ इतना, प्रॉफिट ऑफ इतना इन द फर्स्ट हाफ, इन द सेकंड हाफ इट सफर्ड अ लॉस, कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ के लिए निकालने बोलेगा, प्यार से निकाल लोगे। Sales volume for the second half, assuming that sale price and fixed expense remain the same, ये भी बहुत प्यार से निकाल लोगे, अपन ने सीखा है। और ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल के लिए, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल की जोड़ देना, प्रॉफिट पूरे साल, प्रॉफिट और लॉस पूरे साल के जोड़ देना। बात खत्म, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस तरह से हमने जितने भी अभी तक के जो ब्रेक इवन वाले कंसेप्ट पढ़े थे, जितने फॉर्मूले बेस्ड पढ़े थे, वो सारे के सारे अपने कंप्लीट हो जाते हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बच रहा है, की फैक्टर डिसीजन वाला, जो अपने पास लास्ट पॉइंट है। और उसके बाद एक एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग बचेगा। इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया गाइस? बहुत बढ़िया। तो गाइस अब बहुत 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 लास्ट वाला और प्यारा टॉपिक आ रहा है हमारे पास, एक की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। तो पता है ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, देखो
लिमिटिंग फैक्टर सबसे पहले क्या होता है, मान लो हम कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके अपना बनाते हैं प्रोडक्ट, जिसको क्या, जैसे कि एग्जांपल हम मटेरियल यूज कर लेते हैं, लेबर यूज कर लेते हैं, मशीन यूज कर लेते हैं। यार पर एक चीज बताओ, इनमें से कोई भी एक चीज अगर अपने पास कम पड़ गई तो अपन सारी प्रोडक्ट जितना बना पाते हैं उतना नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल चाहिए था, 1 घंटे लेबर आवर्स चाहिए था और 1 घंटा मशीन का चाहिए था। चलो बहुत अच्छे, मेरे पास सब कुछ 10,000 बनाने के लिए घंटे लेबर आवर्स मस्त है, मशीन मस्त है, लेकिन मेरे को 10,000 यूनिट्स के लिए मान लो चाहिए था इंटू 2 20,000 किलो मटेरियल्स, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 19,000 किलो मटेरियल्स है। तो क्या मैं पूरे के पूरे 10,000 बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो क्यों नहीं बना पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास मटेरियल खत्म है। तो ये मेरा मटेरियल क्या हो गया, ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। इसने मेरे को मेरी पूरी प्रोडक्शन के हिसाब से बनाने से रोक दिया। मतलब रोक दीस हमको, ए भैया हमरा रोक दीस तुम। हाँ एग्जैक्टली तो उसने उसको पूरा बनाने से रोक दिया। अब क्योंकि वो रोक दिया उसने, तो वो बन जाएगा मेरा लिमिटिंग फैक्टर, मतलब रोकने वाला फैक्टर। तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वजह से हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पे नहीं जा सकते, या फिर जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन गिर गई है, गिर रही है, उसे कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर। इट इज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच रिड्यूसेस आवर आउटपुट, सो इट प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो इसकी वजह से हमारी सेल्स या प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, इसीलिए इसको की फैक्टर भी कहा जाता है। समझ में आया? चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। इसके ना अपने पास 4 केसेस आने वाले हैं। एक बेसिक केस तो मैंने आपको भी बता दिया। पता है क्या बोलेगा? 2 प्रोडक्ट दे देगा, एक देगा ए का, एक दे देगा बी का। बताएगा भाई इसको इतने किलो मटेरियल लगते हैं, इसको इतने किलो मटेरियल लगते हैं, इतने घंटे लगते हैं, इतने मशीन आवर्स लगते हैं, दोनों का दे देगा। पर बता देगा, बोलेगा भाई कि मेरे पास ना मशीन आवर्स कम है, या मटेरियल कम है, या मेरे पास लेबर आवर्स कम है, और मैं दोनों में से कोई एक ही बना सकता हूं। ठीक है, दोनों में से कोई एक बना सकता हूं। तो बता भाई मैं कौन सा वाला बनाऊं, दोनों में से कौन सा बनाऊं? ठीक है, कितनी भी यूनिट्स बना सकता हूं, लेकिन कौन सा बनाऊं, क्योंकि मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। पता है उस केस में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 मैंने मार्क किया है, कुछ मत करो। उस केसेस में आराम से चूज करो कि दोनों में से, हमारे दोनों प्रोडक्ट में से कितनी मैक्सिमम दोनों की हम बना सकते हैं। जैसे मान लो इसके मैं मटेरियल आवर्स के हिसाब से सब कुछ, लेबर आवर्स के हिसाब से सब बना सकता था, लेकिन मटेरियल आवर्स के हिसाब से मैं 10,000 की जगह सिर्फ 9,500 बना सकता हूँ। उसका भी सेम सिचुएशन कॉपी करके देखो कि यार मैं कितने बना सकता हूँ। तब देखो दोनों में मेरे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, जिसका ज्यादा प्रॉफिट आएगा आराम से वो सॉल्व कर देंगे। देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन एज पर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर दैट गिव्स द लीस्ट आउटपुट इज आवर की फैक्टर। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट इन बोथ केसेस एंड चूज द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्द साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या बोला हमारे भैया ने। पार्ट ए है मेरा, पार्ट बी है मेरा। इस भाई को 1.6 किलो चाहिए, इसको भी इतना ही चाहिए, इसको मशीन आवर्स इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए। इसका सेलिंग प्राइस ये है, इसका सेलिंग प्राइस ये है। टोटल मेरे पास 4,000 मशीन आवर्स ही अवेलेबल है ए के, बी के 45,000 ही अवेलेबल है, 4500 ही अवेलेबल है, और एलॉय मेरे पास 1300 केजीज ही अवेलेबल है। अब पता है इस केस, ये कैसे समझ में आएगा? इसमें कभी भी तुम्हें नहीं लिखा होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी बेच सकता हूं। बोलता है मैक्सिमम कितनी भी बेच सकते हो, कभी भी सेल्स हमारी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, जल्दी से हम इसे खत्म कर देते हैं अपने नोट्स पे लिख के कि ओनली क्या प्रोडक्शन is restricted and not sales। सेल्स कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं होती, तुम कितना भी बेच सकते हो। तो अब क्या करेंगे अपन, ये देखो, अपन यहां पे जल्दी से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप लोग को पूरा जूम नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे हिल गया। भाई क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। हाँ, यहाँ पे अपने को सेल्स की आउटपुट लिमिट दी है, नहीं दी है। चलो भाई, अब ये चीज देखो, क्या बोला मैंने? सबसे पहले ऐसे केसेस में निकालो कि मैं सबके हिसाब से कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूँ। मेरे पास 13,000 है,
तो मैं इसके कितने बना सकता हूँ, 13,000 डिवाइडेड बाय 1.6 kg, मैक्सिमम इसके इतने बना सकूँ, इसके इतने। मशीन ए में 4000 घंटे हैं, तो मशीन ए के हिसाब से मैं कितने बना सकता हूँ इसके, 4000 डिवाइड बाई 0.6, ठीक है, और इसके बना सकता हूँ 4000 डिवाइडेड बाई 0.25। इसके कितने बना सकता हूँ, 4500 डिवाइडेड बाई 0.5। इसके कितने बना सकता हूँ, 4500 डिवाइड बाई 0.55। इनके इतने बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखो कौन ऐसा है जो मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मशीन आवर्स ए। ये मेरे टोटल आउटपुट को सबसे कम करके दे रहा है इस वाले केस के लिए, और इनमें से मेरा सबसे कम करके देने वाला मेरा भाई है ये। तो मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी कर सकता हूं, मैं इतना ही बना सकता हूं, और इसका इतना ही बना सकता हूं। दूसरा काम कुछ नहीं करना, बस दोनों की कंट्रीब्यूशन निकाल दो कि इस वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस वाले केस में क्या कंट्रीब्यूशन है, बात खत्म। जो बेस्ट होगा वो अपन चूज कर लेंगे। ये देखो मटेरियल आ गया, वेरिएबल ओवरहेड का रेट दिया हुआ था अपने पास, क्या दिया हुआ था, वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर्स ये दिया हुआ था ए और बी का। ये देखो मटेरियल आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, प्राइस ये है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब देखो कंट्रीब्यूशन इंटू 6666 और इसका 8181। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इस वाले भाई का है, तो मैं ये बनाना चाहूंगा। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। और उसके बाद कुछ बोलता है, इफ वाई रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर्स 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव। बोलता है कि वाई जो है ना, वाई अपना टारगेट प्राइस 10% से कम कर देगा। कहाँ गया भैया, वाई क्या बोलता है, हाँ वाई बोलता है रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, 10% से उसने कम कर दिया, एंड ऑफर्स 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, जितने भी मशीन आवर्स अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे ना उसके लिए 60 रुपए दे रहा है। कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड। ये चीज देखो, अगर मैं 666 ही बनाऊंगा तो इसके कुछ ना कुछ आर्ट्स तो बचे रह जाएंगे ना, इस भाई साहब के मशीन बी के कुछ ना कुछ आर्ट्स तो बचे रह जाएंगे। बस वही चीज अपने को फाइंड करनी है। मैं इसके 666 अगर बना रहा हूं, मशीन ए के तो पूरे यूज हो जाएंगे, बी के इतने ही यूज हो पाएंगे, मतलब मेरे इतने घंटे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। और मैं इतने घंटों के लिए, हर एक घंटों के लिए बोलता है भाई मैं 60 रुपए तेरे को दे रहा हूँ, इतने रुपए मेरे को आराम के मुफ्त के दे रहा है, ठीक है, इतने रुपए मेरे को मुफ्त के दे रहा है, पर मेरा प्राइस जो है इतने से गिर रहा है। बात खत्म, 153 में आ गया, बात खत्म हो गया। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 153, 345, दैट्स इट। आप बोलोगे अमित भाई नहीं समझ में आया अपने को इसलिए क्योंकि देखो मैं इतना कंट्रीब्यूशन तो कमा रहा था, ठीक है। अब बोलता है सबसे पहले कि मेरा 10% प्राइस गिर गया, 10% प्राइस गिर गया, मतलब 145 इंटू 6666 इंटू 10%, इतना तो मेरा प्राइस गिर गया, मतलब इतना मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा, जो कि मेरा बनता है 96657, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे, इतना मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा क्योंकि इतने का मैंने अपना प्राइस गिरा दिया है। अब बोलता है लेकिन जो मेरी स्पेयर कैपेसिटी थी ना, ये वाली जो स्पेयर कैपेसिटी थी, इसके मेरे को 60 रुपए मिल रहे हैं, मतलब ये फायदा मिल रहा है, तो ये नुकसान हो गया, प्लस 70,020 फायदा हो रहा है, तो अपना नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 153, 345, बात खत्म, सॉल्व। अब अगला वाला टॉपिक तो और भी ज्यादा आसान है। ये देखो ऑप्टिमम मिक्स, पता है इस वाले में क्या बोलेगा कि हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिनकी ना मैक्सिमम सेल्स भी लिमिट कर दिया है। यहाँ तो प्रोडक्शन तो लिमिट करेगा ही करेगा, बोलता अपना सेल्स भी लिमिट कर दिया है, ठीक है। अगर सेल्स लिमिट नहीं किया है तो दोनों में से कोई एक चूज करना है, अगर सेल्स लिमिट कर दिया है तो ये वाला केस लगाएंगे जो मैं भी आपको सिखाने जा रहा हूं। पता है 3 प्रोडक्ट देगा हमारे पास, 2 या 3 प्रोडक्ट, बोलेगा कि इनकी सेल्स भी लिमिटेड है, लिमिट सेल ही कर सकते हैं, और प्रोडक्शन भी अपना लिमिट हो जाएगा, ठीक है, किसी वजह से लिमिट हो जाएगा, अपने पास कोई फैक्टर होगा जो अप्रोप्रिएट नहीं पड़ेगा,
तो बोलेगा यार मैं किस रेशियो में बेचूं, मान लो ABC बेच रहा हूं, तो मैं सारे ए ही बेच दूं, थोड़ा ए बेचूं, थोड़ा बी बेचूं, पहले सारा ए बेच दूं फिर थोड़ा सा बी बेचूं, कैसे बेचूं, ये बताएगा। तो इसमें एक ही तरीका है बस, अगर सेल्स भी अपनी लिमिटेड हो ना, ध्यान रखना, सेल्स भी लिमिटेड, क्वांटिटी भी लिमिटेड बनाने वाली, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन निकालो सबका पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। दूसरा पॉइंट, फिर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद सिर्फ एक चीज करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद अपन काम करेंगे उसमें डिवाइडेड बाय अपना की फैक्टर पकड़ेंगे। की फैक्टर कैसे, की फैक्टर वैसे ही निकालेंगे कि कौन सा अपन को रोक रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अपने हमको रोक रहा है, डिवाइडेड कर देंगे उससे, तो आ जाएगा अपने पास कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा आएगा ना उसको रैंक 1 देंगे, जिसका कम आएगा उसको रैंक 2, जिसका उससे कम आएगा उसको रैंक 3। ठीक है, और उस रेशियो में सारे यूनिट्स बना देंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जल्दी से समझ में आएगा। देखिए 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 गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, ये देखो XYZ 3 प्रोडक्ट है अपने पास, मटेरियल दिया है, ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया अपने को। बोलता है डिपार्टमेंट ए का रेट है 4 घंटे, 6 घंटे इसको चाहिए, इसको 10 घंटे चाहिए, इसको 5 घंटे चाहिए, इसको 6, इसको 15, डिपार्टमेंट बी के ये। फ्रॉम द करंट बजट बोल रहा है देयर इज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए में अपने पास लेबर कम है, तो अपने को लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, डिपार्टमेंट ए। तो अपन क्या पढ़ा, अपन ने ऐसे वाले केस में सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। सेल प्राइस दिया है अपने को, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 312, 400, 240, 312, 400, 240, यही है। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। 312 में से 160 और 8 माइनस कर दो, 412 में से ये कर दो, अपने पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आते ही डिवाइडेड बाय हमारे पास की फैक्टर, की फैक्टर कौन सा है, लेबर आवर्स। इस भाई को एक यूनिट के लिए चाहिए 6 घंटे, इस भाई को चाहिए 10 घंटे, इस भाई को चाहिए 5 घंटे। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन देखेगा नीचे से चुप चुपके से चुरा ले, तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे लिए तो मेरे हाथ में आ जाएगा आंसर। 72, 100 और 40। यहाँ पे ओवरहेड्स पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, डिपार्टमेंट देखा 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 देखा, कर दी ना गड़बड़। वेरिएबल ओवरहेड में अपने पास डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर कौन जोड़ेगा भैया, इसको चाहिए 6 घंटे चाहिए, 4 के रेट से 24 डायरेक्ट लेबर ए वाला, इसको 4 घंटे के हिसाब से 10, 40, इसको 5 के हिसाब से 40, 4, 20, इसको बी के भी लेबर आवर्स चाहिए 8 के रेट के हिसाब से, 8 6 48, यहाँ पे 15 इंटू 8 हो जाएगा हमारे पास 120, और ये हो जाएगा 8 इंटू 11 88। ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तीनों मिला के। अब सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब अगला स्टेप डिवाइडेड बाय जो हमारा की फैक्टर है, ये देखो, चल चल भैया चल, ये देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय की फैक्टर नंबर ऑफ आवर्स, अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर आवर। जिस अब जो ऊपर होगा उसकी रैंकिंग 1 देंगे, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, बस इस रेशियो में प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब सबसे पहले इस वाले के सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, जितनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उतने प्रोड्यूस कर लो, फिर इसके जितनी डिमांड है जितना बन रहा है उतना बना लो, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा बचता है तो फिर इसके बना दो, बात खत्म। कैसे, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये देखो अपने पास कितने घंटे हैं, अपने पास लिमिटिंग आवर्स कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, बोलता है एनुअल प्रोडक्शन करेंटली 10,000 हो रहा है, 12,000 हो रहा है, 20,000 हो रहा है, इसको चाहिए 6 घंटे, इसको 10 घंटे, इसको 5 घंटे। तो अपने पास अभी करेंटली आवर्स हम कितने यूज कर पा रहे हैं, 60 के आवर्स, 120 के आवर्स और 100 के आवर्स, मतलब हम 280 के आवर्स है हमारे पास। चलो डिमांड कितनी कितनी है, 12,000, 16,000, 24,000, मेरे पास टोटल 280 के आवर्स ही है। ठीक है, सबसे पहले ए बनाना है अपने को, उसकी मैक्सिमम बना लो सारी,
6 आवर्स के हिसाब से कितना आ जाएगा 72,000। फिर बोलता है बी को जितना चाहिए, जितना भी चाहिए वो सब बना दो। इसका कितना चाहिए, इस बेचारे को कितने घंटे चाहिए, इसको 10 घंटे चाहिए और इसकी डिमांड है 16,000। बन सकता है क्या अपने पास? बैलेंस कितना बच रहा है 280 के से 72 तो 202, इतने घंटे बचे। इस भाई साहब की 10 घंटे के हिसाब से डिमांड है 16,000, 1,60,000। ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 42K। अब ये बेचारा 42K में अपना संघर्ष करके चलेगा। कितना इसको चाहिए, इस भाई साहब को चाहिए 5 घंटे। तो 42K डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना बनता है 42,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 8400। ये बेचारा अपने सिर्फ और सिर्फ 8400 यूनिट्स ही बना सकता है। कहीं पे कुछ मिस्टेक करी क्या बनने? अमित ऐसे मत कर यार, ये 208 है यहाँ पे 208 के। सॉरी भाई लोग, कैलकुलेटर नहीं है ना, कैलकुलेटर भूल गया मैं आज, तो अपन ऐसे करते हैं। तो ये 48 के हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 96। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। अपन स्पीडली देखा ना कैसे बनेगा। चलिए बहुत 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 ज्यादा मस्त। अब अगले दो क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आसान है, जिसके क्वेश्चन आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो। एक स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर वाला केस पता है क्या बोलता है? बोलता है कि यार जो मैं बना रहा हूं ना वो तो ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है। अब पता है एक्स्ट्रा ऑर्डर आते हैं तो अपने पास क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डर जब भी आता है ना, मान लो अपन उससे कोशिश करते हैं कि वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट से तो ऊपर ही हो। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे लिए हम इररिलेवेंट ही मानते हैं, अपने को चाहिए ही नहीं चाहिए। तो अपन देखते हैं कि अगर वो वेरिएबल कॉस्ट से अपना ऊपर आया हुआ है ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और उसके बाद है मेक और बाय। मेक और बाय में पता है क्या है? मेक और बाय में एक ही चीज बोलेगा, बोलेगा कि भाई मेरी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, मान लो एक प्रोडक्ट बनाने की, वो देख लो। और दूसरा पार्ट, वो मेरे को कितने में दे रहा है। मान लो मेरे पास, मेरे को बनाने की कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट और सामने वाला मेरे को 8 रुपए में ही दे रहा है, तो मैं उससे खरीद लूंगा, बात खत्म। बात खत्म, मैं सामने वाले से खरीद लूंगा। मैं क्यों अपने लिए खुद से बनाने की कोशिश करूंगा? खुद से बना के कोई फायदा है नहीं, सामने वाले से मैं खरीद लूंगा, ये चीज मेरे को बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, पर एक क्वेश्चन और क्या बोलेगा ना, मान लो मैं 10 में बना रहा हूं, सामने वाला मेरे को 12 रुपए ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे अमित भाई नहीं लेना, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि अगर तू बाहर से खरीदेगा ना तो अपने बचे हुए टाइम में तू 6 रुपए की यूनिट और बना सकता है। मतलब मान लो यार मैं 10,000 में अब बना नहीं रहा, मैं बाहर से खरीद रहा हूं, तो मेरे पास लेबर आर्ट्स बच गए ना। अब इस लेबर आर्ट से ना मान लो मैं 6 रुपए की कमाई कर सकता हूं, तो मेरे नेट खर्चे कितने लगे? 12 रुपए मैंने लगाए, 6 रुपए कमाई लिए, 6 ही रुपए लगे ना। इस केस में भी ये खरीदना अपने पास फ्रूटफुल हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन प्यारा सा अपने पास होगा इन दोनों का, आप सॉल्व करोगे बहुत प्यारे तरीके से बन जाएगा। और अगर सॉल्व करो और ना बन पाए तो टेलीग्राम मैसेज पे मुझे पिंग कर देना आराम से, अमित भाई आपको इसका सॉल्यूशन अपने हाथ से बना के प्यार से अपन कॉल पे भी बैठ के समझ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो अपना स्टार्टिंग है ना यार, तो अपन कॉल भी आप करो, अपन मैसेज करो, कुछ भी करो, मैं आराम से सॉल्व करके दूंगा। ठीक है गाइज, चलिए अब ये एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे बहुत पूछने के कम चांसेस है, लेकिन पूछे तो बताना क्या है। देखो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है, टोटल कॉस्ट फिर फिक्स्ड कॉस्ट से बढ़ के ही शुरू होती है। ठीक है, समझ में आया? ये मान लो ये अपने पास है हमारी सेल्स। जिस पॉइंट पे मेरी सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसको। ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो एंगल बनता है ना सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच में, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जितना बड़ा होगा, मतलब ये बीच की चीज क्या होगा, ये सेल्स है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, बीच की चीज क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना मेरा प्रॉफिट। अब मान लो ये बताओ, इतने हिस्से में प्रॉफिट ज्यादा कम रखूंगा या इतने हिस्से में रखूंगा? ऑब्वियसली इतने हिस्से में रखेंगे ना, सुंदर सा मुखड़ा। हाँ, तो इतने से में रखेंगे ना, इतने बड़े वाले में रखेंगे ना।
एग्जैक्टली तो जितना बड़ा हमारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस 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 मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके क्वेश्चन एक आध बार आए होंगे, कभी आए होंगे, आने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी कॉस्टिंग के, वो वाले क्वेश्चन आने के चांसेस, ये क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस नहीं है। फिर भी दिया है, पढ़ लेते हैं। पता है क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करके चलते थे, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कभी कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो हम जो भी अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स या ओपनिंग फिनिश गुड्स या क्लोजिंग फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड करके करेंगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड करके करेंगे, मार्जिनल वाले में उसको हटा के वैल्यू करेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, इस फॉर्मेट के बेसिस पे वो क्वेश्चन बनाओगे, आराम से वो क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल रहेगा ही, डायरेक्ट लेबर रहेगा ही, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों में रहेगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में आएगा, मार्जिनल में नहीं आएगा क्योंकि ये लेता ही नहीं है उसको। ये करते ही अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ना रिकवरी रेट के बेसिस पे करेंगे। रिकवरी रेट मतलब मान लो मैं बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, एक क्वेश्चन जो बता रहा हूं, क्वेश्चन में दिया रहेगा हमारे पास कि मेरे फिक्स्ड ओवरहेड लगे 3,60,000 रुपए। ठीक है, बजटेड, ये जो रिकवरी रेट है ना ये बजटेड है, इतना मेरा बजटेड था, और यूनिट्स है 1,80,000 रुपए, तो मेरी रेट कौन सी आ जाएगी, ₹2 पर यूनिट। ठीक है, ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे वो उस बेसिस पे आएंगे। चलो बहुत सही, ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट, तो ₹2 पर यूनिट इंटू एक्चुअल जो मैंने यूनिट्स बेची होंगी वो मेरा आ जाएगा। तो आप बोलोगे अमित भाई अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी भी तो आएगी, आएगी ना मेरे भाई, आएगी, वो नीचे आएगी, अपन देखेंगे उसको भी। ठीक है, ये चीज अपन ने कर दी। ठीक है, अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टैंडर्ड रेट के बेसिस पे, स्टैंडर्ड रेट दी होगी अपने को क्वेश्चन में। क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो अपन ने अभी बनाया है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अपन ने बनाया है उसी रेट के बेसिस पे कर देंगे। जैसे मान लो अपन ने 100 यूनिट्स बनाए थे, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये था, 20 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा आसान। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इसमें ना दो ही क्वेश्चन, दो ही पॉइंट दिए रहते हैं, दोनों का वेरिएबल पार्ट तो दोनों में आएगा लेकिन फिक्स्ड पार्ट दोनों में नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। और इसके बाद फाइनली ऊपर सेल्स थी, हमने इसके सारे वेरिएबल कॉस्ट लिए, तो क्या आएगा अगला, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा प्रॉफिट। और क्योंकि ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट इसकी हमने मार्जिन वाले की सबसे लास्ट में माइनस करी है, सबसे लास्ट में आके माइनस करी है, और इसका प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, और इस वाले भाई का तो प्रॉफिट आ ही जाएगा क्योंकि टोटल अपन पहले से ही सब कुछ लेके चल रहे थे, तो फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। और इस तरह से हमारा ये वाला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब जो आपने बोला कि अमित भाई प्रोडक्शन ओवरहेड जो अपन ने किया था अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, उसका कैसे करेंगे, बस प्रॉफिट में ओवर रिकवरी हुई है तो ऐड कर दो, अंडर रिकवरी हुई है तो माइनस कर दो, हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। और यहाँ पे ओवर और अंडर एडजस्टमेंट का कोई केस ही नहीं बनता, दैट्स इट, सॉल्व। इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, क्वेश्चन नंबर आई गेस क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया है 14th, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली डिट्टो ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जहां पे आपको दिक्कत आने वाली है वो ये है कि रिकवरी रेट कैसे होगा, मैं बता देता हूं। देखो इस वाले पॉइंट का, मान लो आपके पास दिया होगा कि मैं 50,000 यूनिट्स बना रहा हूं, मेरे बजटेड ओवरहेड थे 2 लाख रुपए, मैं 50,000 यूनिट्स बनाने का मेरा प्लान था। ठीक है, रेट क्या थी मेरी, 4 पर यूनिट, ये रेट हो गई। मैंने एक्चुअली में कितने बेचे, मान लो मैंने एक्चुअली में जो बेचे ना 4 पर यूनिट के हिसाब से, मान लो मैंने कितने बेचे, मैंने 40,000 ही बेचे यूनिट्स, तो मेरा रिकवर कितना हुआ, 1,60,000 ही। अंडर रिकवरी कितनी रह गई मेरी, 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 रुपए, वो अंडर रिकवरी नीचे आ जाएगी, बात खत्म। बस इतना छोटू सा पॉइंट था, सॉल्व। और इस तरीके से हमने अपना
ये मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से समझा, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी टेक्निकल एडजस्टमेंट मैं आपको समझा सकता था मैंने समझाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए। आई डोंट थिंक इसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी इस चैप्टर में डाउट होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज थे। ये जो लास्ट का पॉइंट अगर आपको भारी लगा होगा, इसके आने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं हो, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमने पढ़ा। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि इसी पॉइंट के बेसिस पे आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। तो हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके बाद आपके पास अब टोटल 60 मार्क्स की कॉस्टिंग डन हो चुकी है। हमारे पास 3-4 रिवीजन वीडियोस और आने वाले हैं जिसमें हम अराउंड प्रॉमिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी कि 90 से 100 मार्क्स, अप्रॉक्स 90 मार्क्स तो मिनिमम हम कवर करके दें ताकि आपको कॉस्टिंग में कोई टेंशन ना हो। इसलिए गाइस, कॉस्टिंग के लिए अगर आपको कभी भी टेंशन हो तो हमेशा आपका अमित भाई है ना, तो कभी भी कॉस्टिंग में टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम एकदम खुशी से दे के आने, क्योंकि अगर खुशी से पेपर दे के आओगे तो मार्क्स तो झक मार के पीछे आएंगे। ओके गाइस, सो टेक केयर, पढ़ते रहो, खुशी से एग्जाम दो एंड डोंट वरी।